गुड मॉर्निंग दीपक भाई साहब। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह आ ही गई आखिर। हाँ, आज की सुबह आ अब गए भाई मुझे साहब। था इंतजार। अच्छा, इसका इंतजार था। इंतजार क्या था यार, एक्चुअली क्या हो रहा है पिछले कुछ टाइम से मेरी रात को ना, जब मैं 3 बजे के आसपास उठता हूँ, हम्म। मुझे तुम्हारी याद आती है उस टाइम। अरे वाह, क्या बात है, गुड। क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में ना ये फीड है मेमोरी में कि दीपक गौर जी सुबह 3 बजे उठते हैं। हाँ, तो अगर मैंने कहा, अगर किसी बंदे से बात करनी हो, इच्छा हो, तो मैंने कहा दीपक गौर जी को फोन मिलाया जाए। और बिल्कुल जी। ये 3-4 बार से ऐसा हुआ है कि मैंने इस टाइम आपको फोन मिलाया 3 बजे 4 बजे के आसपास। हम्म। उस टाइम आपसे बात हो नहीं पाई। उसके हाँ। बाद जब आपने दिन में मिलाया तब मेरे से बात नहीं हो पाई, हम्म। है ना। तो और उसके बाद ये बीच में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा था, जो आपने देखा होगा पिछले कुछ 15 दिनों में, 20 दिनों में जो चल रहा हम्म। है ना। तो फिर एक चीज ये निकल के आई कि यार कुछ लोगों के ना इंटरव्यू करते हैं, उनसे वैसे ओके। भी बात करनी है, हम्म। वैसे भी कर ही लेते हैं, हम्म। है ना। तो इस सीरीज में फिर हमने अभी सुबह सुबह सोचा कि मैंने कहा आज शॉर्ट नोटिस पे किसको बुलाया जाए। बहुत बढ़िया। चलो आज भाई साहब को ये बात की है सुबह सुबह। हम्म। तो अभी वैसे हमारा ये मीटिंग फेसबुक पे लाइव है और इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा, ठीक है। ओके। तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, दो सिंपल सी बातें करनी है हमको। हम्म। वो चीज जो हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, है ना, हम्म। जो भी हमारा जीवन में जो भी कर रहे हैं अभी फिलहाल। हम्म। और दूसरा जो हमने जीवन में जाना है, तो हमें ओके। लगता है कि हमारे जीवन की खुद की पर्सनली हमने उस पर समय लगा के, मेहनत लगा के हमने उसको जाना है। तो दो चीजें होती है, एक होता है मानने वाली बातें, हम मानते हम्म। बहुत सी चीजें हैं और उनका अपना महत्व है एक लेवल तक, है ना। तो हम्म। छोड़ने वाली चीजें नहीं करनी अभी, बट जिस पे जानने में हमने समय लगाया, हम्म। उसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सप्लोर किया है, प्रैक्टिसेस की है, कुछ धक्के खाए हैं, और उसमें से फिर कुछ निकल के आया, एक लाइन में एक शब्द निकल के आया, कुछ चीज, है ना। तो उस बारे में बात करेंगे। और बाकी जो आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेंगे कि अभी क्या है, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है अभी आज के हमारे मीटिंग का। और अगर कुछ समय बचा तो फिर थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें भी कर लेंगे, दोस्ती वाली, है ना। काफी टाइम हो गया तुमसे कैचअप किए हुए। तो बिल्कुल। ये 3 चीजें हैं आज के लिए। डन। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्योंकि हमारे जो लोग देखेंगे इस इंटरव्यू को, तो दीपक भाई साहब को जितना मैं जानता हूँ पहले मैं बता देता हूँ अपने शब्दों में, बाकी फिर आप बता देना, ठीक है। तो दीपक गौर जी से जहाँ तक मुझे याद आता है, मेरी मुलाकात शायद 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 स्पीक इंडिया के एक इवेंट के बाद हुई थी, जिसमें चंदेल सर, आप और मैं बैठे हुए थे। आई थिंक स्पीक इंडिया का कोई एक कंपटीशन टाइप था, है ना। मुझे तो ये वाला याद आता है। फिर ओके। शायद प्रगति क्लब भी याद आता है मुझे, शायद उसमें भी हम लोग मिले हैं, है ना। हम्म। उसके बाद हितेश चंदेल जी के साथ डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट में हमें कई बार मिलने का मौका मिला, बिजनेस नेटवर्क मीटिंग का। और एक दो बार मैं आपके घर पे भी आया, है ना, थोड़ा आपके पारिवारिक जीवन में खलल डालने के लिए। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं कि रियलिटी में क्या है। तो दो तीन चीजें जो उस टाइम पे एक इमेज थी माइंड में, वो ये थी कि आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कर रहे हो, कुछ बड़ा कर रहे हो, है ना। फिर धीरे धीरे पता लगा कि आप फंडिंग की लाइन में कुछ कर रहे हैं, है ना, लोगों को फंड मुहैया करवाने में है। और तीसरी चीज मुझे लगी कि हाँ, आप भी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो कि अपने तरीके से लाइफ को जानने की, समझने की, उसमें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं एट अ पर्सनल लेवल, जिसको हम लोग कह देते हैं स्पिरिचुअलिटी वाला एक फ्लेवर, है ना। कितना खोजा है, जाना है, ये सबका अपना पर्सनल मैटर है ना। बट ये है कि हम उस रास्ते में शायद कहीं ना कहीं कोई एफर्ट कर रहे हैं, किया है या कर रहे हैं, जो भी है। तो ये चीज है। बाकी एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप है ही आपके साथ, है ना, इनफॉर्मली, कि चलो यार कभी किसी को परेशान करने की इच्छा हो तो दीपक भाई का नाम आ सकता है उसमें, दोस्तों वाली लिस्ट में। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि फिलहाल आप ये बताएं कि अभी आप करेंटली क्या कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आपने मुझे आपके चैनल पे और फेसबुक लाइव पे इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच।
और आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो और जिज्ञासु हो और रेगुलर वर्क करते रहते हो जन कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए भी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप खुद को सुधार लो, वो सबसे बड़ी सेवा है, वो सबसे बड़ा धर्म है और वो सबसे बड़ा कर्म है। क्योंकि खुद को सुधार लिया तो आपका नजरिया बदल जाता है अपने आप को देखने का और जो भी आपके सामने आते हैं उन सबको देखने का। और बट देर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स की, हाँ इसको कोई ऐसे देखता है, कोई इसको इस तरीके से लिखता है, क्योंकि तर्क के साथ तर्क के लिए वितर्क बहुत है। तो मैं आपका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात मेरी, जो मैं दीपक की बात करूं तो जीवन निर्वाह के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टअप्स, एमएसएमई और मिड कॉर्पोरेट्स के लिए फंड रेज करवा पाऊँ। और इस चीज में मैं पिछले लगभग 5 साल से हूँ और करियर जो है पूरा वो 16 साल का हो चुका है, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पार किए, और फाइनली जो फंड रेजिंग के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जरूरी पैरामीटर्स होते हैं और या जरूरी नॉलेज या ज्ञान होता है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अर्जित किया। और अब हम कोशिश कर पा रहे हैं कि हम लोगों को या बिजनेस ओनर्स को या जिनको जरूरत है वहां तक पहुंच पाए और उनको हेल्प कर पाए। सो ये मैं कर रहा हूँ। और रही बात स्पिरिचुअलिटी की, आपने बात की, तो स्पिरिचुअलिटी इज अ पाथलेस पाथ, उसका कोई पाथ है नहीं और उसको डिफाइन किया नहीं जा सकता एज पर माय लिमिटेड नॉलेज। और उसका कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ हमने ये वेदांत पढ़ लिया या ये ग्रंथ पढ़ लिया या उसको फॉलो कर लिया तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि ये कंप्लीट एक एक पैकेज है। पैकेज में कहूँ तो जैसे कि मटर पनीर की सब्जी है। अब मटर पनीर की सब्जी कहने को तो मटर पनीर की है, राइट, बट वो सिर्फ मटर पनीर से नहीं बनती, उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन उसमें यदि हम पनीर थोड़ा सा ज्यादा डाल दें, राइट, और तो उसमें उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 5 किलो सब्जी सपोज हम बना रहे हैं और उसमें हमने 1 स्पून नमक ज्यादा हो गया या हाफ स्पून नमक ज्यादा हो गया, तो जितनी भी सब्जी बनी है ना वो पूरा खराब हो जाती है, उसको शायद ही खा पाए, राइट, वो यूजलेस हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी या कोई भी हम काम अपने जीवन में कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, तो हमें सारे इंग्रेडिएंट्स का बैलेंस में रखना बड़ा जरूरी है। तो उस पे ही कोशिश चलती रहती है कि कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए जिंदगी को समझते हुए, जिंदगी में, या मिर्च ज्यादा ना हो जाए या कुछ और इंग्रेडिएंट ज्यादा ना हो जाए। तो उस पे कोशिश जारी है, कोशिश करते हैं अपने आप को ऑब्जर्व करने की, ना कि किसी और को या दूसरे को ऑब्जर्व करने की। मेरा ये रहता है जिंदगी के साथ में। ओके, थैंक यू दीपक। आपने एक चीज बताई कि आप जीवन निर्वाह के लिए यानी प्रोफेशनली आप फंड रेजिंग का अपना वर्क कर रहे हैं, और उसमें आप स्टार्टअप को, एमएसएमएस को और मिड साइज की जो कंपनीज हैं उनको आप फंड रेजिंग में हेल्प कर रहे हैं, है ना। और इसका जी जो भी सिस्टम होता है, एंड टू एंड जो भी कंसल्टेंसी होती है, उसमें आप उनको सपोर्ट करते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया। बिल्कुल सही बात है संदीप जी। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ 35-40 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जिनसे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। और जब मैंने यूएन में जाके देखा या उनकी वेबसाइट पे जाकर देखा मैंने, तो वो उन्होंने भी लगभग कोई 60 के आसपास की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हुई जिनसे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। तो जब काम करते करते मेरे को थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कुछ दिन पहले कि ये सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व आउट करूंगा, राइट। मैं मतलब ईगो आ गई थी कि नहीं अब मुझे ही करना है ये सारा काम, और कैसे करूं ये सोचते सोचते मेरे को 1 से 1.5 साल लग गया। और कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, इरिटेशन क्रिएट हो गई, फ्रस्ट्रेट रहने लग गया कि मैं कैसे करूंगा। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा उस पर वर्क किया। कुछ आप जैसे लोगों से और कुछ लोगों से मैंने हेल्प ली, उन्होंने हेल्प की, और कुछ
अच्छी बड़ी कॉर्पोरेट्स के सीईओज के साथ में बैठा और खुद रियलाइज किया कि क्यों ना ऐसे स्टार्टअप्स को या ऐसी कंपनीज को हेल्प की जाए जो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जो मेरी भी एक, मैं बोलूं तो ईगो है, वो भी थोड़ी शांत हो जाएगी, उसकी भी मसाज हो जाएगी। क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में हम तो निमित्त मात्र हैं। थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ये अर्थ भी नहीं दिखता, उससे थोड़ा ऊपर चले जाए तो हमारा ये पूरा मैं कहूँ तो गैलेक्सी भी नहीं, हमारा पूरा यूनिवर्स भी नहीं दिखता है, राइट। तो अर्थ और उसके अंदर हम तो कुछ है ही नहीं। मतलब यदि मेरे द्वारा, मेरे मतलब दीपक के द्वारा कुछ हो जाता है तो मेरी ईगो को थोड़ी मसाज मिल जाएगी, राइट। बस वो ही निमित्त था मेरे लिए उसमें। तो फिर उन पे फोकस करना स्टार्ट किया, और अब उन स्टार्टअप्स को, उन कंपनीज को और उन कॉर्पोरेट्स को हम फंड रेजिंग में हेल्प कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेट और इक्विटी, मींस लोन और इक्विटी के तरीके से, राइट। तो अब उसमें क्या है कि वो एक तरीके से जो हम करना चाहते थे वो भी हो रहा है और उनकी भी हेल्प हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये है संदीप जी। बढ़िया यार, आपने एक अच्छी बात बताई इसमें, दो तीन अच्छी बातें जो मुझे समझ में आई। बातें तो सारी अपनी जगह ठीक है। जी एक तो ये आई समझ में कि आपने कुछ ऐसा 30-35 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, 35-40 प्रॉब्लम जो हमें लग रहा है कि पूरा दुनिया उनसे जूझ रही है। जी जी इसमें मान जी। लेते हैं एग्जाम्पल के लिए पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है ना, पानी की समस्या है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, एयर जैसे है, इस तरह की। और ऐसे ही यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से 17-18 प्रॉब्लम्स है, आई थिंक 18 गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश किए हैं, जिसको वो चाह रहे हैं कि 2030 तक एड्रेस करें, राइट है राइट। ना। तो उससे भी काफी चीजें उसमें कवर अप हो जाती है। तो उन जी गोल्स के अंदर बहुत सी छोटी छोटी चीजें बहुत कवर अप हो जाती है, जैसे कि जी। एक एम्प्लॉयमेंट वाली मान लीजिए प्रॉब्लम है लेके चले, तो अगर एम्प्लॉयमेंट बंदे को मिल जाए उससे कई चीजें इनडायरेक्टली सोल्व हो जाती है ना। बंदे को राइट। एक अच्छी हेल्थ मिल जाए, उसके लिए उसको मतलब जीरो कॉस्ट पे या नॉमिनल कॉस्ट पे उसको अपना हेल्थ के लिए उसकी जो इलनेस है या उसके जो कुछ शरीर में दिक्कतें हैं उसका इलाज हो जाए, तो उससे इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाए। जी। सेम विद एजुकेशन, एजुकेशन अगर बंदे को अफोर्डेबल हो जाए, एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर पाए एजुकेशन को, और अच्छी एजुकेशन, तो उससे भी इनडायरेक्टली बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व। जी तो इस तरीके से आपने बताया 30, 35, 40, 50 जो भी कैटेगराइज करें, यूनाइटेड नेशन ने 18 गोल्स को कैटेगराइज किया है। और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। इवन जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो तो उनको करती है, जो मेंबर्स है ना, कहीं ना कहीं, है ना, तो उसके लिए बहुत फंडिंग भी है, वो सारी चीजें अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि जैसे हम, आपने बोला एक बड़ी अच्छी बात की कि हमारी ईगो आ जाती है कि हम भी कुछ करें, है ना। तो राइट। अच्छा वर्ड यूज किया कि आपने हम अपनी ईगो की मसाज के लिए कुछ करें, तो ये मैंने पहली बार सुना। तो उसके लिए ये आता है कि यार मैं इसमें क्या करूं, ये निकल के आता है ना। ये प्रॉब्लम्स राइट। मुझे दिख रही है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ करूं। तो उसमें आपने बताया कि आप इस प्रोसेस में आप ये चीज कर रहे हो जिससे आप इनडायरेक्टली इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो और आप आपके लोगों को भी सपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक जी। है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। तीसरी चीज आपने जो बोली, क्योंकि थ्योरी बड़ी तगड़ी वाली है आपके पास में, तो आपने बोला कि यार खुद पे काम कर ले तो दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। आपने पहले बोला ये चीज कि अगर जी। हम लोग खुद को सुधार लें, खुद को उस लेवल से हम लोग अंदर से साफ कर दें, तो हम सबसे बड़ी सेवा कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो काम हम करेंगे वो एक बहुत ही अलग लेवल का होगा। जी। जब क्योंकि अगर संदीप हम जी आप एकदम सही कह रहे हैं, उसके बाद जो हम काम करेंगे वो हम नहीं करेंगे, हमारे द्वारा होगा। हाँ, तो ये चीज ना मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि ये थ्योरी में मैंने भी भगवान की दया से बड़ा समय लगाया है, किताबें पढ़ने में भी, ऐसे लोगों के उसमें भी। लेकिन जब मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, और पिछले आई थिंक 1 साल होने वाला है करीब करीब इस चीज को। पहले मैंने बाहर काम किया बहुत सारा, किताबों के रूप में, ट्रेनिंग्स के रूप में, कंडक्ट करना, लेना, और इन बाकी लोगों से मिलना, बहुत सारे तरीके आप जानते भी हो शायद उसमें से, मेरा जो प्रोफाइल है, कॉर्पोरेट प्रोफाइल है मेरा। लेकिन जो पिछले 1 साल से ये खुद के ऊपर आया ना जब मैं, और थैंक्स टू विशाल भाई, मैं बोला भी है मैंने वीडियोस में कि विशाल भाई के जब मैंने 3-4 वर्ष से मिला, तो वो हमेशा वो खुद की बात करता है, खुद पे काम करो, राइट। खुद को जानो, अपने थॉट्स को जानो, अपने इमोशंस को जानो, है ना, तुम्हारे आ कहाँ से रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। राइट राइट तो राइट। उससे थोड़ा सा हुआ। और मेरा बर्थडे वाला मंथ था जुलाई,
तो उससे शुरू होके ये कहानी हुई और पिछले कुछ टाइम में कुछ चीज़ें क्लिक हो गई अंदर में ना, समझ सी आ गई, कुछ एक समझ सी डेवलप हो गई गहरे पे। हम्म, तो उससे ये समझ में आया कि यार जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, जो भी सुकरात ने बोला है कि नो द सेल्फ, तो मैंने भी बात भी किया कि नो द सेल्फ का मतलब क्या है? अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जानना, अपने बिलीफ्स को समझना, उनकी गहराई में हम्म, जाना, है ना? हम्म, तो ये अगर हम लोग साथ के साथ करते रहे अपने काम के साथ में, काम नहीं छोड़ना है। पहले मुझे लगता था कि यार ये ना सब कुछ छोड़ के भी ये काम करना चाहिए। ये एक एक्सट्रीम वाली लेवल है कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हो इस काम को करने के लिए। बट अगर आप अपने जो काम कर रहे हो, जो भी आपका काम है, उसको करते-करते साथ में थोड़ा 1 घंटा, 2 घंटा जो भी कंफर्टेबल हो, अगर आप इस जर्नी में देते हो तो कहीं न कहीं एक अ, वो टाइम आता है और वो कब आएगा किसी को नहीं पता, कि जहाँ पे फिर हम्म, वो आपके सामने कुछ अंदर से निकल के आता जी, है ना? और वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो जी, जितने भी मैंने महसूस किया है, जितने भी हमारे पास्ट में लोग हैं या प्रेज़ेंट में जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, जैसे आपने एक बात की उसकी जन कल्याण के लिए, है हम्म, ना? तो पहले सबसे पहले तो उनका अपना कल्याण हुआ जब वो उस लेवल तक पहुँचे। अब उसके बाद जन कल्याण जो निकल के आया, मान लें कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बुद्धा जी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है वैसे तो। हम्म, हम्म, और भी बहुत लोग अलग-अलग लेवल्स पे। तो वो जब उन्होंने काम किया तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट ज़ोन पे, हम्म, है ना? उसमें किसी से कोई उम्मीदें जुड़ी हुई नहीं थी, उसमें कोई डर नहीं था, कोई लालच नहीं था, है ना? और इंटेंट जो थी वो बहुत प्योर थी, हम्म, है ना? जो आजकल चल रहा है, पावर ऑफ इंटेंशन, कि इंटेंट क्या है हम्म, भाई? तुम्हारा बढ़िया से सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन अंदर में इंटेंट क्या है तुम्हारा? तो हम्म, इंटेंट पे जो काम था वो बहुत ज़बरदस्त था। क्योंकि अल्टीमेटली फिर आपकी इंटेंट ही है जो आपको बहुत गहरे में ले आप जिस पे काम करना होता है हम्म, ना? तो ये आपने बात कही तो मैं थोड़ा-सा इस पे बोलना चाह रहा था कि ये जो आपने बोला कि खुद की अगर हम लोग जान लें, खुद को अगर हम लोग बदल लें तो दुनिया के लिए सबसे बड़ी सेवा है ना? जी, तो ये थोड़ा साथ-साथ चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है ना? बाकी अब अपने बाकी जो आपने बताया बैलेंस बनाने वाली बात कि लाइफ के एरियाज़ हैं, फैमिली है, हेल्थ भी है, फाइनेंस भी है ना? हम्म, तो ये सारी हम्म, चीज़ें भी साथ के साथ बैलेंस में चलनी चाहिए, हम्म, तभी वो टेस्ट आता है। शायद यही कहना चाह रहे थे आप मटर पनीर की सब्जी के बारे में जब आप बात कर रहे थे? जी, कि सारी चीज़ों का अपना बैलेंस होना चाहिए, कुछ ज़्यादा हो जाए नमक तो दिक्कत हो जाती है, कुछ ऐसा आपने बताया एग्ज़ाम्पल के हाँ थ्रू, जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो बिल्कुल, मतलब बैलेंस बना बिल्कुल, रहे लाइफ़ का ना, सारे राइट, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपने फंडिंग के बारे में बता दिया, अपना प्रोफ़ेशनली क्या कर रहे हैं। आपकी जो पर्सनल जर्नी रही है दीपक, थोड़ा-सा उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जो पिछले जब से आपने वो सँभाला है, तो किस चीज़ ने हम्म, आपको ड्राइव किया या किन-किन चीज़ों ने आपको इस जर्नी में मदद किया? तो आप पर्सनली अपनी जर्नी बताएँ एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ अ पर्सन। हम्म। सो देखिए संदीप जी, पर्सनल जर्नी का ऐसा रहा है कि मैं अपना स्टार्ट कर देता हूँ अपना जहाँ मेरा जन्म हुआ वहीं से। सो मेरा जन्म बुलंदशहर में हुआ था, राइट? तो वहाँ 5-6 साल में रहा पेरेंट्स के साथ में, फिर पेरेंट्स ने बोला कि अब आप यहाँ की एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे चाचा जी फरीदाबाद रहते थे, तो उन्होंने बोला कि आप मैं उनके पास आपको छोड़ देता हूँ, आप वहाँ रहिए, वहाँ पढ़िए। तो ठीक है, वहाँ पे मेरी एजुकेशन हुई। फिर 9th-10th में फादर टीचर है मेरे, तो उनको लगा कि भई अब ये बच्चा बिगड़ रहा है और यहाँ पे पढ़ नहीं पाएगा, हुँ, तो मुझे अपने पास ही वापस लेके जाना चाहिए। तो फिर वो मुझे अपने पास ले गए जी। और 9, 10th, 11, 12th फिर मैंने बुलंदशहर से की। हुँ, फिर उन्हें लगा हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, तो अगेन मैं फरीदाबाद आ गया। सॉरी। तो हुँ। हायर एजुकेशन मैंने फिर फरीदाबाद से ली और उसके बाद फिर अगेन जॉब स्टार्ट हो गई और जब जॉब स्टार्ट की तो मैंने जहाँ मैं पढ़ता था कौन से ईयर की बात है दीपक जी, जॉब स्टार्ट किया आपने अपना करियर की शुरुआत? वो 2000 2005 2005, हाँ जी। 5 के आसपास और आपने सर स्कूलिंग में क्या किया है? आपने जो एजुकेशन में क्या किया है लिखते हुए? मैं बताया तो मैंने बीएससी की है, राइट? बीएससी। तो मैंने जब मैं पढ़ रहा था मतलब कंप्यूटर का कोर्स मैंने किया था, हुँ, तो जब मैं कंप्यूटर पढ़ रहा था तो 3 इयर्स का मेरा डिग्री कोर्स था, तो उन्होंने बोला मेरे को आई थिंक 1 साल बाद ही ऐसा 1 साल या 1.5 साल बाद ही या 6 महीने बाद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला कि दीपक जी आप यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। 2003 या 4 की बात है। कौन-सा कॉलेज था ये दीपक जी? ये कॉलेज नहीं था, ये सेक्टर 7 फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट था, ओके, यस। राइट? तो उसमें उन्होंने बोला कि आप दीपक यहाँ पढ़ा सकते हो। तो मुझे लगा कि पढ़ाने से क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर होते हैं और फादर टीचर थे तो कहीं ना कहीं वो हो हुँ, सकता है कि वो रहा हो मेरे को भी पढ़ाने का।
तो मैंने वहाँ पे पढ़ाने के लिए उनको बोल दिया। मैंने कहा सर ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप मुझे इस लायक समझ रहे हो कि मैं पढ़ा सकता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँ। तो थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत की और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मैं पढ़ भी रहा था। फिर 2005 में मुझे लगा कि मेरे को कॉर्पोरेट्स में जाना चाहिए, तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया और इंटरव्यू दिया मैंने। तो वहाँ पे मेरा एक एमएनसी है ओखला में, जिसके 5000 एम्प्लॉयज थे और अच्छी बड़ी कंपनी थी। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और अब डुअल एम्प्लॉयमेंट कर नहीं सकते, उस टाइम तक मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों का कि ऐसा भी कुछ मीन्स इलीगल होता है। बट जहाँ मैं पढ़ा था तो उस इंस्टीट्यूट ने बोला कि अब आप ऐसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं और उनका करियर पे बात आएगी। तो मुझे भी वो समझ में आया कि हाँ, किसी के करियर के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला आप ऐसा कीजिए, इन सबको एक शिफ्ट में लेके आ जाइए। तो फिर मैंने वहाँ पे भी 1.5-2 घंटे पढ़ाना स्टार्ट किया और वहाँ पे कॉर्पोरेट भी ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो कुछ मैंने सीखा हुआ है उस कॉर्पोरेट में वो सारा यूज नहीं हो रहा है। जो भी कुछ सॉफ्टवेयर सीखे थे, जो भी कुछ एप्लीकेशंस मैंने सीखे थे वो सारे यूज नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनको यूज करने के लिए एक और कंपनी ज्वाइन कर ली। सो 8 घंटे की एक कंपनी थी, 8 घंटे की दूसरी कंपनी थी, और 1.5 से 2 घंटे वहां पढ़ाना था। तो क्या 18 आवर्स तो मैं ऐसा मौका मिला था कि मैं फील्ड में ही था, एक तरीके से मतलब वर्क पे था। और फिर 1-2 घंटे रिफ्रेशमेंट के लिए, नहाने धोने के लिए, उन सब के लिए भी चाहिए। और मतलब ये मेरा लगभग कोई 1.5-2 साल चला था। और उसमें क्या है कि 2-3 घंटे ही सोना हो पाता था। बॉडी यूज टू हो गई थी, और थोड़ा सा वीकनेस भी आने स्टार्ट हो गई थी। और फिर ऐसा हुआ था कि ऐसा करते करते ना फिर मेरा एक और कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। तो उन्होंने मेरे को जो 2 जगह मैं काम करता था वो मैं इसलिए करता था कि मेरे को एक्सपीरियंस आ जाए ज्यादा, और मेरे सारे एप्लीकेशंस भी यूज हो जाए। तो मेरे एप्लीकेशंस यूज हो गए उसमें। और फिर मैंने उसके बाद क्या किया, फिर मैंने एक ही कंपनी ऐसे मिल गई कि जिसमें सारा वर्क हो रहा था। और यदि मैं अर्थ की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो वो भी सैलरी भी वहां पे दोनों को मिला के मिल रही थी, तीनों को मिला के इवन। तो फिर मैंने 2 जगह से रिजाइन किया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता चल गया था कि ये डुअल एम्प्लॉयमेंट ठीक नहीं होता है, इलीगल है ये। तो इंस्टेंट मैंने वो स्टेप लिया और मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, क्योंकि कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं तो किसी ने कुछ ना कुछ पर्पज उनके पीछे रहता है। तो मैंने जल्दी से ऐसा किया। तो अब क्या हुआ, वो जो कंपनी मैंने ज्वाइन की वो फरीदाबाद में थी। उन्होंने मेरे को बोला ठीक है, हम आपको इतना सैलरी दे देंगे और ये आपका वर्क होगा, ये आपका केआरए होगा। केआरए मीन्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, कि जिन एरियाज पे आपको काम करना है। और अब उस टाइम पे उतना एक्सपीरियंस था नहीं, 2 साल ही हुए थे। तो उन्होंने बोला हम आपको ज्वाइनिंग लेटर और ऑफर लेटर देंगे 3-4 महीने बाद। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब 2 महीने बाद उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया। उन्होंने बोला दीपक जी देखिए, आपका काम अच्छा नहीं है और अब आपको यहाँ से स्विच करना होगा। अब मुझे तो बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि मैं कैसे स्विच करूंगा अब, और इतना जल्दी कैसे करूंगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट से मेरी सैलरी उन्होंने 25,000 रुपये आकी थी। और तो उन्होंने बोला कि हम आपको ऐसा करते हैं। फिर मैंने कहा नहीं सर, मैं इतनी जल्दी कहाँ जाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा कीजिए, एक काम कर सकते हैं, हम आपकी सैलरी 5,000 कर देते हैं। आई थॉट 25 से 5,000 कैसे पॉसिबल है। तो बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि हाँ क्या होगा। आई थॉट कोई बात नहीं सर, आप 5,000 कीजिए और मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने कंटिन्यू किया। फिर 1-2 महीने बाद मुझे पता चला कि वो उस कंपनी की ट्रिक थी कि अच्छे लोगों को हायर करना, फिर उनको ऑफर लेटर, जॉइनिंग लेटर नहीं देना, और दूसरी कंपनी के रिलीविंग लेटर्स वगैरह ले लेना, और फिर ये बोलना कि भाई आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी। तो बाद में पता चला, और भी मेरे को वहाँ पे जो एम्प्लॉयज थे उनसे मौका मिला, मैंने हिम्मत करके बात की। क्योंकि फिर अब आप ना बात करते भी नहीं हो ईगो की वजह से ही, कि लोगों को ये लगेगा कि आपकी सैलरी बहुत कम है। क्योंकि ये कहावत है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अब मुझे वो था, मैंने चलो हिम्मत करके बात की। क्योंकि हम सैलरी होती थी, एग्जांपल ले रहा हूँ कि 50,000, हम बताते थे 70,000 80,000।
है ना, जिससे कि ये लगे कि यार ये बहुत अच्छा है, ये है वो है, मतलब उस तरह की रहता था पहले काफी। तो फिर मैंने मतलब मैं उस टाइम पे ना संदीप जी बहुत डिमोटिवेट हो गया था, कि ऐसा लगने लग गया था कि क्योंकि फादर बोल रहे थे कि आप एमबीबीएस करो, और बट मुझे ये था कि एमबीबीएस नहीं करेंगे क्योंकि ये उसमें 8-10 साल का टाइम लग ही जाता है। 2007-8 के आसपास की बात है। हाँ, जॉब में जब मैं 2007 की बात है, जब मैं जॉब, ये सिचुएशन चल रही थी 2007 की। तो फादर बोल रहे थे एमबीबीएस करो, बट हमने जिद करके ये किया कंप्यूटर, क्योंकि उस टाइम पे इसका नया जमाना था, सब कुछ आ रहा था, विजुअल इफेक्ट्स थे, मतलब इस तरह यही करियर सामने नजर आ रहा था। हमें लगा फादर तो ओल्ड थिंकिंग के हैं, और उन्हें क्या पता, हम नई उम्र के बच्चे हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, ये तो बस ऐसे ही, मतलब वो वाला थॉट था। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, जो उन्होंने बोला था सही बोला था, बट स्टिल मैंने, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं फिर उनके पास गया, उनके बोला, फिर मैंने, किसी ने मेरे को बोला कि दीपक, जब आपका कोई आपको स्टार्टिंग में पढ़ते टाइम ऑफर कर सकता है आपको कि आप पढ़ाओ, और आप एक टाइम में 3-3 जॉब कर सकते हो, तो आप कहीं इंटरव्यू क्यों नहीं देते हो? तो संदीप जी इतना डिमोटिवेट हो गया था मैं, कि मुझे ये लग रहा था कि मेरा करियर खत्म, और मुझे कुछ आता नहीं है, और इवन जो थॉट नहीं आना चाहिए था, वो एक, मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, और 86 का मेरा बर्थ है, तो एज भी उतनी नहीं थी, मेच्योरिटी भी उतनी थी, मतलब 2-3 बार मेरे को सुसाइड का मन किया डिसाइड था। करने का होता है। यस यस, आई यस। अंडरस्टैंड। तो वो ये इसलिए कि देखो, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बड़ा हूं मैं फैमिली में, तो अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरा पूरा करियर है, पेरेंट है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं जिनको मेरे मुझे हेल्प करना है, मैं कर नहीं पाऊंगा। बट ऐसे ही वहां पे कोई आए, उन्होंने मेरे को समझाया, और उसके बाद इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू मैंने फिर, ओखला में एक कंपनी थी, एमएनसी थी वो भी, तो वहां पे इंटरव्यू दिया, और फर्स्ट राउंड में क्लियर हो गया, और 25 मार्क्स का इंटरव्यू उनका रिटन था, जिसमें से 25 आउट ऑफ 25 ही आए। अब मेरी सैलरी तो 5,000 थी, उन्होंने बोला कि दीपक जी क्या सैलरी है आपकी और क्या लोगे? अब मुझे झूठ बोलना पड़ा वहां पे, मैंने बोला कि मेरी 15,000 रुपये सैलरी है, और आप 12 दे दो। तो उन्होंने बोला 15 है, 12 क्यों? मैं कहा, सर मेरे को अभी जॉब की नीड है, और मैं वहां पे नहीं करूंगा। बट उन्होंने बोला 18 चलेगी, यही वर्ड थे उनके, तो मुझे लगा ये भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, और सो आई थॉट ठीक है सर, चलेगी। तो उन्होंने मेरे को इंस्टेंट 18,000 का ऑफर लेटर दे दिया, और हम खुशी खुशी घर आ गए। बट अंदर जाके पता चला कि कुछ स्टूडेंट थे जिनको मुझे पढ़ाने का मौका मिला था अरीना में, जो इंस्टीट्यूट था जहाँ से मैंने किया था। तो फिर उन्होंने बोला मैम ये तो हमारे सर हैं, ये वो, और वो एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो उन्होंने बोला कि तो फिर क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला मैम इतनी सैलरी में तो इनको नहीं रखना चाहिए, और ये इंटेलिजेंट है, ये वो, जो हुआ फिर अंदर डिस्कशन हुआ, और फिर उन्होंने सैलरी की जो है, फिर एक हैंडसम सैलरी, मतलब बहुत अच्छी सैलरी उन्होंने कर दी थी उसके बाद, 18 से भी प्लस कर दिया उन्होंने फिर? काफी प्लस। काफी प्लस। हाँ, ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर और अच्छी अच्छी कई कंपनीज में ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद फिर क्या 2010 में फिर मैंने स्विच करके मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और 2000, हाँ जी, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का मेन बिजनेस था। तो अपनी डिजाइनिंग करते थे शायद, उसमें सारी चीजें करते थे, वेबसाइट। सारा था एक्चुअली, पैकेज होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो उसमें डिजाइनिंग भी चाहिए, जैसे कि मटर पनीर का एग्जांपल मैंने दिया। तो मटर पनीर आपकी फेवरेट सब्जी है क्या, वैसे ही फेवरेट एग्जांपल सब्जी में? नहीं है, फेवरेट सब्जी नहीं है, मैं बोलता आ रहा हूँ पिछले 5-6 साल से, तो वही वही जवान पे चढ़ी रहता है, राइट। तो वो है। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, प्रिंट, बहुत सारी चीजें थी उसमें। तो ये सब स्टार्ट किया। उसके बाद पता चला कि बिजनेस की एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है इससे, हम एक पार्ट कर रहे हैं सॉल्व, राइट। क्यों? वो सब कुछ करके आएंगे, हम सिर्फ डिजाइन कर देंगे, बट डिजाइन से उनको बिजनेस स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ, उनका माइंडसेट स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ।
और फिर वो हमसे कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उन्हें ये लगता है बिजनेसमैन को कि ये तो एक मार्केटियर है या डिजाइनर है, इनके साथ हम अपने बिजनेस की कोर प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करें, राइट? तो वहां पे मुझे आया कि अभी कहीं ना कुछ कमी है, उस पे वर्क करना चाहिए। तो कमी वही थी कि हम सिर्फ बिजनेस का कोई एक दो पार्ट ही ले पा रहे थे, राइट? उस पे डिस्कस कर पा रहे थे। फिर उसमें ऐड किया हमने और कई चीज ऐड की, जैसे कि बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, बिजनेस का सेल्स कैसे इंक्रीज हो सकती है। फिर मार्केट में लगा, जब हम बिजनेस लेने गए तो लोगों का ये था कि आप इतनी सारी चीजें कर ही नहीं सकते, स्पेशलाइजेशन रहता है। वो भी ठीक था, क्योंकि वो सारा चीज हम एक कंपनी नहीं कर पाएगी, स्पेशलाइजेशन रहता है। फिर हमने धीरे करते करते फिर हम लोग फंड रेजिंग पे आए। फंड रेजिंग में क्या होता है कि जब आप फंड रेजिंग करने जाते हो तो आपको फिर सारे पैरामीटर पे वर्क करना पड़ता है। मतलब फंड रेजिंग का मतलब हो गया, मटर पनीर की सब्जी बनाने जा रहे हो तो आपको सारे पैरामीटर पे खरा उतरना चाहिए और बैलेंस में रहने चाहिए। और आपको हीट कितनी देनी है, आपको पनीर कितना चाहिए, आपको मटर कितनी चाहिए, आपको उसमें वाटर कितना डालना है, राइट? उसमें ऑयल कितना रहेगा, उसमें और स्पाइसेस हैं जो वो कितने रहेंगे, और कितने लोगों के लिए बन रही है, मतलब वो सारा कुछ ना। अब फिर वो हमें आया कि हाँ, फिर हम बिजनेस में जाके उनसे डिस्कस करने लगे कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और इसका मार्केट कितना बड़ा है। तो अब जब हमें ये सारी चीजें उनके साथ डिस्कस करने लगे तो फिर वो क्या आया कि हम बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो किसी वजह से मीन्स कोई ना कोई पैरामीटर, जैसे कि किसी बिजनेस के 10-15 मेन पैरामीटर्स होते हैं, उनमें लैग कर रहे थे। और उन्हें लग रहा था कि हमारा मटर बहुत अच्छा है, हमारा पनीर बहुत अच्छा है, नमक पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मिर्च पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या उसमें और भी जो टॉप अप्स डालने हैं उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो मार्केट से ना तो फंड रेज कर पा रहे हैं, ना उनको बिजनेस आ पा रहा है। तो हमने कोशिश की, हम वो जो मिसिंग पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इस बिजनेस को फंडेबल बनाते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो फंडेबल ना हो और जिसका फ्यूचर ना हो, और या जिसका प्रेजेंट ना हो। हर एक बिजनेस ऐसा है। आप किसी भी बिजनेस का नाम लीजिए संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिजनेस, हर एक बिजनेस फंडेबल है। बस उसको, उसके बिजनेस को, उसके रेवेन्यू मॉडल को, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को, उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हमें एक उसको बहुत अच्छा करने की जरूरत है, उसको कॉम्पिटिटिव करने की जरूरत है, और उसमें जन कल्याण को ऐड करने की जरूरत है। उसमें अपना पर्पस, अपना ऑब्जेक्टिव डालने की जरूरत है, जो पर्पस ऑब्जेक्टिव अदर देन मनी है। मनी तो बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा। अब हम लोगों के तरीके से या मार्केट के तरीके से नहीं देख सकते। अधिकतर बिजनेसेस या अधिकतर कंट्री जो इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से जो बाहर जा रहे हैं, वो ये देखते हैं कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को मार्केट देखते हैं। जबकि यदि हम उनकी वेलबींग की बात करें, उनके अच्छे की बात करें, उनके कल्याण की बात करें, तो अपना कल्याण उसमें होता है। और फिर बिजनेस जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, या जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो फिर आप एकदम डिफरेंट हो जाती है। उसका वे ऑफ वर्किंग एकदम डिफरेंट हो जाता है। आप डिफरेंट तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो ये रहा, और ये हमें मौका मिला फिर लोगों से डिस्कस करने का। और हमने लोगों से डिस्कस किया, बिजनेस ओनर्स को बताया, साथ में बैठे। और कुछ को टाइम लगता है समझने में और हमें समझाने में, बट कुछ क्या, जो हम यहाँ पे IQ लेवल की बात करें तो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो हम थोड़ा बोलते हैं वो ज्यादा समझ जाते हैं, राइट? और कुछ को क्या, हमें बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, वो शायद उतना नहीं समझ पाते। तो कुछ सिचुएशंस हो सकता है रही हो, बैड सिचुएशंस भी है, लोग एक्सपीरियंस से ही लोग समझते हैं। तो कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रह सकते हैं, कुछ गुड एक्सपीरियंस भी रह सकते हैं। ठीक है। तो ये बिजनेस जो है कि हम कर रहे हैं, फिर लोगों से मौका मिल रहा है बात करने का। थैंक यू। जी, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? कोई वेबसाइट, मोबाइल नंबर कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, संपर्क करना है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, वो उस पर संपर्क कर सकते हैं। और
या यूट्यूब चैनल भी है हमारा एक, वो उस पे भी किस संपर्क कर नाम से सकते है हैं। यूट्यूब चैनल? आप यूट्यूब पर जाएंगे तो 2-3 नाम से सर्च कर सकते हैं। एक तो दीपक गौर फंडिंग, FUNDING कर सकते हैं, तो आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। और फिर कुछ लोगों ने बीच में फंडिंग गुरु बोलना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो कहाँ से टर्म आया, बट फंडिंग गुरु आप यूट्यूब में सर्च करते हैं तो वहां पे भी आप हमें खोज पाएंगे। और जो मोबाइल नंबर की मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, वो 8800570035। ओके। तो ये एक नंबर है। तो आप इस पे भी यदि व्हाट्सएप करते हैं, कॉल मत कीजिएगा प्लीज। इस पे यदि कुछ लोग व्हाट्सएप डालते हैं तो उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाता है, तो वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने देखा आपकी शायद कुछ मैसेजेस मेरे पास आते हैं, तो दीपक गौर द फंडिंग गुरु है या फंडिंग गुरु है? देखिए, फंडिंग गुरु मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं फंडिंग फ्रेंड बोल सकते हो, और फंडिंग फ्रेंड, अच्छा ये भी फंडिंग समझ फ्रेंड गया। बोल सकते हो, फंडिंग दोस्त बोल सकते हो, नॉर्मली दीपक बोल सकते हो। तो बट लोगों ने बोला, फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, मानना भी पड़ता है फिर कि नहीं, आप अपने नाम के साथ दीपक और दी फंडिंग गुरु लिखिए। तो बट अपने आप से लिखना थोड़ा सा वो लग रहा था। ठीक है, जब समझ में आता है यदि इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ऐसा लिखने से लोग आते हैं, तो मार्केटिंग के लिए कुछ हमें करना भी पड़ता है। तो आई थॉट ठीक है, हम इसमें ऐसा लिखते हैं, तो ठीक दीपक है, गौर दी फंडिंग गुरु लिखना स्टार्ट किया। द फंडिंग गुरु है ना, मैंने क्योंकि मैसेजेस में देखा आपके, तो उसमें ऐसे ही लिखा होता है शायद, है ना? जी 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 जी। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएंगे हल्का सा, मैं थोड़ा हम लोग जान, क्योंकि भाभी जी का बर्थडे और अपनी गुड़िया का शादी का डेट है एक ही दिन है ना, लास्ट टाइम हाँ लोग जी, मिले थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही आपने याद रखा। तो जो हमारी शादी हुई थी वो 24 फेब को हुई थी, और जो, हाँ जी, तो जो बच्चे का जन्म भी हुआ था वो भी 24 फेब को ही हुआ। ओके। तो इसलिए सेम डेट सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बढ़िया। और मेरे घर में, आपको फैमिली के बारे में बात किया, तो मेरे फादर हैं जो टीचर हैं, बहुत ही सीधे, बहुत ही अपने सिद्धांत के पक्के, और बहुत ही संतुष्ट, जो कि आजकल बहुत कम मिलता है देखने को, एज पर माय लिमिटेड नॉलेज। ऐसा लगता रहता है कुछ, अब कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और, राइट, वो रहता है एक ना, स्केलेबिलिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बट और वो बहुत संतोषजनक है, मेरे को काफी कुछ सीखने को मिलता है उनसे। मेरी मदर है जो पूरी फैमिली को बांध के चल रही हैं, और एक हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती रहती हैं आज भी। और हम 5 बहन भाई हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट तो माय फैमिली। भाभी जी का बर्थडे कब होता है? डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, नवंबर में होता है शायद। हाँ जी, हाँ जी, उनका नवंबर में 28 नवंबर को रहता है। 28 नंबर ना, क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है, जब हम लोग दीपक, मैं कहीं बाहर से आ रहे थे हम लोग कहीं, और फिर विशाल भी था साथ में ना, हम लोग फिर पहुंचे थे डायरेक्टली वहां पे, है ना? हाँ जी, वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर का रिंग सेरेमनी थी। हाँ, रिंग सेरेमनी थी और फिर हम लोग वहां पे। ओके, जी 28 जी नंबर। जी। और आपका बर्थडे कब होता है सर, बता ही दो, आप लगे हाथ, आप ही बताइए। मेरा 25 अगस्त को होता है जी। 25 नंबर। ओके। जी। ओके। वैसे मेरा टेक्निकली जो बर्थडे है वो 25 जुलाई 1986 है, जो 25 जुलाई। जुलाई 1986। और गुड। नॉन टेक्निकली जो कागजों में चल रहा है वो डिफरेंट है, वो 87 का है। ओके ओके ओके। तो आज थोड़ा सा आपसे बात करते करते ये डेट्स वाला भी कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो गया, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो, ये बहुत बढ़िया दीपक यार, आप इस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। और जहाँ तक मेरी आपसे बात हुई है अभी तक, आई थिंक हमने लास्ट जनवरी फैब में काफी बातचीत की थी, हाँ जी। लास्ट, है ना? तो जी शायद मैं भी आपसे कुछ एक तरह की मदद चाह रहा था कि हम कुछ कर पाए शायद इसमें। जी तो मैंने ये चीज महसूस की कि शायद ये जो आपके फंडिंग वाला निकल के आ रहा है, वो शायद आपके अंदर से निकल के आ रहा है ना, कि यहाँ हाँ पे आप जी, अपना पर्पस ढूंढ पा रहे हो, मीनिंग ढूंढ पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यही है जो मैं जिसके थ्रू अपना मतलब मेन रूट पे काम कर सकता हूँ अपना, जो मुझे करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये हर एक बिजनेस की नीड है, हर एक इंसान की नीड है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूं। बहुत सारे बिजनेसेस अभी ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, जो मैं लोन इक्विटी दोनों में वर्क करता हूँ यहाँ पे। कोर टेक्निकल में बात करूं तो, थोड़ा सा इसको हम लोग नॉन टेक्निकल रखेंगे,
क्योंकि चलिए। अगर किसी भी बंदे को आपने बताया इक्विटी या डेब्ट को लेकर अगर लोन ज्यादा ले रखा अमाउंट पे तो उसको कम अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो ये ठीक सारी है। टेक्निकल चीजों के लिए डेफिनेटली कोई बंदा अगर इंटरेस्टेड है तो आपसे व्हाट्सएप पे बात करेगा तो ज्यादा स्पेसिफिक बात हो पाएगी, ठीक है है। ना। और ये सेशन बिल्कुल जो सही हमारा है। था वो ये था कि हम आपकी पर्सनल जर्नी और आपकी प्रोफेशनल जर्नी दोनों को बिल्कुल सही समझ है। पाए, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल जैसे तो हमारे एक साथी है ना, हाँ आई जी, हाँ थिंक जी। साथी भी क्या है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ बट उनका सेशन अटेंड किया, परितोष पाठक के नाम से एक शायद पर्सन है, हाँ जी, हाँ जो जी। नेटवर्किंग सिखाते हैं, शायद आपने उनसे ट्रेनिंग भी लिया है बिजनेस नेटवर्किंग का। जी। तो वो भी बताते हैं और ये चीज मुझे भी लगती है कि बिल्कुल काफी हद तक वाजिब है कि बंदा पहले पर्सन को बाय करता है उसके बाद उसके प्रोडक्ट को बाय करता एग्जैक्टली। है ना। तो अगर हम एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हमारे अंदर वो कुछ फंडामेंटल चीजें नहीं है तो हम्म। हम बहुत अच्छे प्रोफेशनल बनने की और बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की, अपने आप को पॉलिश करने की कितना भी कोशिश करें, मुझे लगता है कि वो आपके गहरे तक नहीं जाती है चीज, जी जी दूसरे जी। वाले के बंदे की भी गहरे तक नहीं जाती है। और ये चीज हम्म। मैंने पिछले कुछ टाइम में थोड़ी ज्यादा गहराई से अनुभव की बिल्कुल कि सही अगर कह रहे हैं बंदे की इंटेंट में ही फॉल्ट है, अगर बंदे के वहाँ पे फंडामेंटल्स में, आप। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं विन विन सिचुएशन। जी। विन विन में कि आप जो बात कर रहे हो उसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारा इंटेंट ठीक नहीं है तो मुझे लगता है कि साला मेरा काम बनना चाहिए, बाद में बाकी बंदे का कुछ हो या ना हो, अगर ये वाला इंटेंट है तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, बिजनेस के एंगल से भी और पर्सनल एंगल से भी सही नहीं। तो एक अच्छा इंसान होना मेरे को लगता है पहली चीज है, और उसके बाद एक अच्छा प्रोफेशनल होना आपकी एक जर्नी है ना, उसके बिल्कुल अपने सही है, बिल्कुल सही। नॉलेज सेट, स्किल सेट, माइंड सेट जो आजकल चल रहा है पर्सनल डेवलपमेंट में ना, कि आपके हम्म। पास ज्ञान हो, स्किल सेट हो, माइंड सेट हो, वो अपनी बिल्कुल जर्नी है, आपको उसमें समय लगता है ना, बहुत सी चीजें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है, जैसे आपने बताया नॉलेज के लिए आपने काफी लिया, फिर आजकल जी मार्केटिंग के लिए एक स्किल सेट चाहिए आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, जी। और फिर एक अल्टीमेटली आपका माइंड सेट चाहिए कि हाँ मुझे कुछ इसमें गहरा काम करना है या बड़ा करना है या मुझे इस तरीके से लोगों को सपोर्ट करना है या उसमें मीनिंग ढूंढना है, आपको कोई ना कोई अपना पर्पस ढूंढना है। तो राइट। ये सारी चीजें अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो हम्म। बट मैं थोड़ा सा कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम इंटरव्यू को थोड़ा कॉम्पैक्ट भी रखें, 40-45 मिनट वाले जोन में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ताकि सही है। बंदा एक टाइम में उसको देख पाए और जिसको लगे कि हाँ इस बारे में उसको आगे कुछ जानना है तो वो डेफिनेटली उस बंदे से कॉन्टेक्ट करके बात करे तो ज्यादा रिलेवेंस रहेगा। बिल्कुल सही है। तो आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे दीपक जी, लास्ट में अगर कोई एक दो बात अगर आपको लग रहा है कि शेयर करनी चाहिए आपको। संदीप जी, मैं तो यहाँ पे आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो व्यूअर्स हैं जो इसको देखेंगे तो उनके लिए बस एक रिक्वेस्ट है, या कोई बात कह लो जो दिल की बात है जो आप कर रहे हो, उसके माध्यम से मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक ही चीज के पीछे मत भागिए। लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल है, उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको भी पहचानिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। और सिर्फ एक अर्थ ही नहीं कि सिर्फ अर्थ के पीछे भागना है, मतलब मनी के पीछे भागना है, पैसे के पीछे भागना है। जो रिलेशंस हैं, जो फैमिली है, जो मदर है, आपके फादर है या आपके फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो जितने भी रिलेटिव्स हैं जो लाइव आपके साथ हैं, ठीक है ना, आप उनके साथ जितना ज्यादा हो सके टाइम स्पेंड कीजिए, और टाइम को लिमिट कीजिए। जो आपका जो वर्किंग है, जो आपका जीवन निर्वाह जिससे आपका होना चाहिए। देखो, एक संदीप महेश्वरी जी ने एक बड़ा अच्छा बोला था, मेरे को अच्छा लगा सुन के उनका। उन्होंने बोला था कि आप कार क्यों यूज करते हो, तो अब सबने बोला कि हाँ एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाने के लिए, बट कुछ का था नहीं अपनी इमेज के लिए, अपना स्टेटस के लिए, वो सब। बट सही मायने में उसका यूज वही होना चाहिए कि आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे जा रहे हैं, उसका इसलिए यूज कर रहे हैं। और अब आप यदि उसको यूज में क्या करेंगे, पूरी कार में पेट्रोल भर लेंगे, आगे भी पीछे भी, बॉक्स में भी, सीट के ऊपर भी, सारे में पेट्रोल भर देंगे, तो हल्की सी चिंगारी इसमें आग लगा सकती है। राइट। तो ऐसे ही यदि हर जगह पैसा ही पैसा रहेगा, हम कमा भी नहीं पाएंगे, कुछ लोग कमा भी लेते हैं, ठीक है ना, और फिर क्या होगा, वो हल्की सी चिंगारी ना वो सबको जला देगी, और जो ये ब्यूटीफुल जन्म हमें मिला है, राइट। और नर्क कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास जो फिजिकलिटी है, जो सेंसेस है, यही स्वर्ग है। तो ये देखिए कि इसको किस तरीके से इस स्वर को पहचानना है, कैसे किसी को भी
किसी पे भी गुस्सा नहीं करना है, अपने आप पे भी नहीं करना है, दूसरों पे भी नहीं करना। गुस्से का कारण क्या है उसमें जाइए। तो मेरा मेरा कहने का मतलब बस यहाँ पे साफ है, यही है कि जो कुछ भी आपके आसपास है उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसमें रहिए, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं एक करना चाहिए। एक और क्यूरियोसिटी आ गई आपसे बात करते क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पर्सनल डेवलपमेंट का है और सैकड़ों किताबें पढ़ने का, ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो पर्सनल डेवलपमेंट में एक बात बोली जाती है कि 3 ही चीजें बिकती हैं एक्चुअली मार्केट में, जिसके लोग पे करने को तैयार हैं। एक है हेल्थ, एक है वेल्थ और एक है रिलेशनशिप। हेल्थ अच्छी बिल्कुल कैसे सही। करें उसके बहुत तरीके हैं, वेल्थ कैसे कमाएं, बिजनेस जॉब में कैसे अपना स्किल सेट डेवलप करें, दैट्स द सेकंड टर्म। और तीसरा है रिलेशनशिप कैसे अच्छे हो अपने साथ में। तो जी जी। रिलेशनशिप के बारे में आपने बोल दिया कि ऑलरेडी हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, और मैंने काफी और वीडियोस में भी बात किया लोगों से। वेल्थ के बारे में आपने बता दिया कि हम चाहे जो बिजनेस करें तो उसमें आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें आप फंडिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज जो मुझे आपसे मतलब एक पर्सनली कनेक्ट करती है वो ये थी कि आप बता रहे थे कि आप जल्दी सो जाते हैं और सुबह बहुत जल्दी उठते थे। अब मुझे नहीं पता जी आप इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट एक टाइम था मेरे माइंड में आता था कि दीपक और जी 9-10 बजे सो जाते हैं और सुबह जी। 3-3:30 बजे उठ जाते हैं। तो इसमें मैं हम्म। चाहूंगा कि 1-2 मिनट अगर आप बताना चाहें तो कुछ। तो संदीप जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मैं काफी टाइम से, लगभग 2-3 साल से कंटिन्यू कर पा रहा हूँ कि 9 o'clock ऑलमोस्ट सो जाना, 9 से 10 के बीच में, और 2 से 3 के बीच में उठ जाना। तो ये चीज मैं कर पा रहा हूँ, हो पा रही है। तो इसके लिए क्या है कि इससे एक तो हेल्थ भी सही रहती है, और थोड़ा सा डाइट पे फोकस रहता है कि जितना हो सके नेचुरल चीजें हम खाएं। क्योंकि इसमें संदीप जी थोड़ा सा टाइम जा सकता है, और मैं हम चाहूंगा कि अब इस पे करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये मुझे लगता है अपने आप में है, बट ये 3 चीजें जो मुझे सामने से दिखाई दे रही है जो मैं ये जरूरी है। कर पा हाँ रहा हूँ। जी, हाँ जी। तो एक तो ये क्योंकि है कि आप जल्दी खाना खा लेते होंगे 7 बजे के आसपास, ऐसा कुछ आता हाँ, है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं 6 से 7 के बीच में खाना खा लेता हूँ। और ये मुझे और लगता है कि आजकल जितना हेल्थ के ऊपर जितना हमने ज्ञान अवेलेबल है उसमें ही बताया गया है कि सूर्यास्त से आधा 1 घंटा पहले और आधा घंटा बाद में आपको खाना खा लेना चाहिए, जहां तक मैंने इसको पढ़ा है। बिल्कुल और सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही दूसरी कह रहे हैं। दूसरी चीज आपकी जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ताकि टाइम कम हो। तो दूसरी चीज ये कि जो आपने 9 से 10 का टाइम रखा है ये सोने के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल उत्तम टाइम है, अगर आप इस टाइम सोने चले जाते हो तो, है ना। तो दैट्स द सेकंड थिंग। और तीसरी जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ जो आपने बताया कि 4-5 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाती है। तो उसका एक हम्म। रीजन ये है कि आप नेचुरल फूड खाते हो तो आपकी बॉडी को प्रोसेस होने में करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। दैट्स द सेकंड फर्स्ट थिंग। दूसरा, उस टाइम में नींद आपकी बहुत अच्छी होती है, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी बहुत अच्छी होती है जहाँ तक मुझे लग जी रहा है। जी। तो इसलिए आपकी बॉडी 5 घंटे मैक्सिमम बड़ा अच्छे से रिचार्ज हो जाती है और आप पूरा दिन अपना हम्म एनर्जी से काम कर पाते हो सकता है कि लंच के बाद आप आधा 1 घंटा ब्रेक लेते हो, देयर इज अ हम्म पॉसिबिलिटी। हम्म मैं उस पर अभी आजकल काम कर रहा हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर। तो हेल्थ हम्म। पे बात करेंगे आपसे, एक अलग से सेशन कर लेंगे कि जब हाँ, सिर्फ वही बोर्ड के मैं साथ हेल्थ पे बात करेंगे। और हेल्थ वही में मैं क्योंकि चाह रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे जी, कि एक्चुअली ये ना बड़ा क्विक वाला होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग देखेंगे हाँ, टाइम के साथ, राइट। और कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर्स हैं आपके या हमारे, और या उन्हें कुछ बात अच्छी लगती है, तो इन बातों को हो सकता है कि ब्लाइंडली फॉलो कर लें, और ये ब्लाइंडली कंप्लीट नहीं नहीं करेंगे। है। हाँ, ये हम लोग डाल देते हैं डिस्क्लेमर, ऐसा कुछ ब्लाइंडली करने वाली चीज हाँ, नहीं ब्लाइंडली होती। नहीं करना चाहिए। आप आज ऑब्जर्व हमने कीजिए, बात किया एक्सपीरियंस कीजिए। आपके साथ थोड़ा सा वेल्थ पे फोकस करके और अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में। जी। रिलेशनशिप और हेल्थ के बारे में डिटेल सेशन अलग होंगे थोड़ा सा, है ना, मैं उनको अलग अलग रखना चाहूंगा। हाँ, आप हेल्थ प्लीज को उनको लेकर, अलग ही रिलेशनशिप रखिएगा। को लेकर वो अलग अलग सेशंस हों। हम्म फिलहाल आपकी पर्सनल जर्नी और आप जो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में हमने थोड़ा सा आज बात करने का हमारे पास में था। तो उसको जी हम जी। लोग सेकंड राउंड में फिर प्लान करेंगे बल्कि, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत फ्रूटफुल सा रहा। हमने पहले भी मिले हैं लेकिन शायद इतने प्रोडक्टिव और इतनी इन्फॉर्मेशन वाली बात नहीं कर पाए, क्योंकि हम्म। शायद कई बार होता है ना, हम लोग पर्सनली बैठे होते हैं तो फिर किसी और जोन में चले जाते हैं, फिर एक जोन में दूसरे में चले जाते हैं। तो आपकी जो पर्सनल जर्नी है और आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है इसमें मुझे बहुत सी 2-3 चीजें जानने को मिली, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं और भी आगे जाके डॉट्स कनेक्ट होंगी, है ना। जी। और लोग भी कनेक्ट होंगे जहाँ पे कि लग रहा है कि हाँ, दिस पर्सन कैन हेल्प मी इन माय जर्नी, हम्म है ना। हम्म। और एक बार वर्ड आपने यूज किया कि कहीं ना कहीं सारे बिजनेसेस हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं समाज की, है जी ना। जी। चाहे वो बिजनेस फॉर्मेट में कर रहे हो, चाहे वो नॉन बिजनेस वाले फॉर्मेट में कर रहे हो, या फिर वो गवर्नेंस के फॉर्म में कर रहे हो।
ये सारे अलग अलग तरीके हैं, हम समाज की किसी न किसी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसमें योगदान दे रहे हैं। तो वो आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट था। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे दीपक जी, और इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। और एक अलग से सेशन करेंगे हम लोग रिलेशनशिप को हेल्प के। बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है संदीप जी, थैंक यू सो मच।